हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। ठीक है, जीरो टू हीरो बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से चलने वाले हैं। गारंटी बैच भी है अपन के, आउट ऑफ 100 में चलेगा। ये कहने का मतलब है, यदि आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए चलोगे, ठीक है, तो फुल गारंटी है कि आपको 100 में से 100 लाने में से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते हुए चलोगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तीसरा लेसन है अपन के। फर्स्ट अपन के रासायनिक अभिक्रिया थी, दूसरा केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण था। ठीक है, आज तीसरा लेसन है। ठीक है, ये अपन के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, जिसमें पहला है अपन के संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया के साथ में अपन पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, और दूसरा रहेगा अपन के वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया के साथ में अपन पढ़ेंगे उष्मा अशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि किस प्रकार अपन के उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तीसरा अपन के रहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर अपन के अपचयन और उपचयन, और फिर उसके बाद में अपन लास्ट में पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर अपन दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अपन के पढ़ेंगे। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया और दूसरी रहेगी अपन के वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें अपन एंडोथर्मिक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी उष्मा अशोषी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन के आती है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद में द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद में अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और लास्ट में रहेगा अपन के रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अपन इन सभी अभिक्रियाओं को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये मेरी गारंटी है कि प्रत्येक बच्चे को चाहे कितना ही कमजोर है, ठीक है, उसको 101% समझ में आएगी। ठीक है, और साथ साथ में रिवीजन करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है ताकि आप नोट्स बनाते रहो साथ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से लेके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अभिक्रिया। ठीक है, अब इन अभिक्रियाओं में एक चीज होती है कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परमाणु हैं, ठीक है, ना तो नए बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। सिर्फ उनका क्या होता है, परमाणु का पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास का मतलब होता है बेटा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी अपन के एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाने से अपन के उत्पाद की तरफ जाएगा तो कैल्शियम नष्ट थोड़ी होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कैल्शियम एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित होगा। ठीक है, और जो अपन के पुराने बंध बने हुए हैं अभिकारकों के अंदर, ठीक है, वो टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा उत्पाद के अंदर। ठीक है, और नए बंधों का यदि उत्पाद के अंदर निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट लगा के एक चीज लिखता हूं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं आपको, साथ में लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं, यानी कि नए नए नहीं बनते हैं, न तो बनते हैं न ही नष्ट होते हैं, न ही नष्ट होते हैं। ठीक है, केवल उनका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। केवल उनका पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास होता है, और पुनर्विन्यास का मतलब को बोलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट। ठीक है, कोई इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख सकता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पुनर्विन्यास। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो अपन की अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, तथा नए बंध बनते हैं, यानी उत्पाद में नए बंध बनते हैं, जिससे
जिससे नया पदार्थ यानी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये तो होगी बेटा नॉर्मल जानकारी। कहने का मतलब है कोई भी अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में परमाणु ना तो नए बनेंगे बेटा, नए नष्ट होने वाले हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। ठीक है, अब अपन शुरुआत करेंगे नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, उससे पहले आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, अब देखो हेडिंग लगाओ आप, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जैसे अपन के कोई भी दो दोस्त है, ठीक है, जब दो दोस्त आपको पता है दोनों साथ में मिलेंगे, जब दोनों अलग अलग थे तब दोनों अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, और जब आपको पता है दोनों दोस्त, यदि दो बदमाश दोस्त है वो दोनों यदि साथ में मिल गए, तो आपको पता है जो नया कारनामा करेंगे वो क्या होगा, दोनों के व्यवहार से कुछ अलग होगा। ठीक है, या फिर जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो बेटा ये होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कैसे? जैसे माना कि मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने भर दिया जल। ठीक है, जल भर दिया। ठीक है, जल भरने के बाद में क्या किया कि मैंने इसके अंदर नमक मिलाया, 1 चम्मच नमक डाल दिया। ठीक है, नमक डालने के बाद में मैंने क्या किया, इसके अंदर शक्कर भी डाल दी, यानी चीनी डाल दी, ये चीनी भी डाल दी। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने नींबू भी डाल दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जल था उसके अंदर नमक डाली, उसके अंदर चीनी डाला, उसके अंदर नींबू डाला। ठीक है, तो ये जो अपन के नींबू पानी बना, नींबू पानी, ठीक है, ये अपन के क्या होगा कि इस नींबू पानी बनने के पीछे देखो इसका एक लॉजिक है कि इसको अपन संयोजन अभिक्रिया कैसे बोलेंगे। मैंने अभी क्या बोला था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, पदार्थ नंबर 1, 2, 3 और 4, जरूर नहीं बेटा दो ही मिले, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नया पदार्थ क्या बना अपन के, नींबू पानी बना है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये है बेटा, जब, यहां से लिख रहा हूं मैं, चलो यहां से लिख देता हूं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो बेटा, कंपोनेंट बोल सकते हो, घटक बोल सकते हो। ठीक है, सबका मतलब एक ही होने वाला है। ठीक है, तो अधिक पदार्थ मिलकर, मिलकर एक नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, करते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, जैसे अपन के पदार्थ ए लिया, ठीक है, और एक पदार्थ बी लिया, दोनों मिलकर अपन के निर्माण हो गया ए बी का। ठीक है, अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में जैसे मैंने ले लिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस ले लिया मैंने जल, ठीक है, और इससे अपन के बन गया CaOH2। ठीक है, यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेटा अपन के जल है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको बोला जाता है बेटा बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, जिसको अपन खड्डी वगैरह कुछ बोलते हैं आम भाषा में।
ठीक है। और ये है अपन के बुझा हुआ चूना, चूना, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कि बिना बुझा चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और बुझा हुआ चूना बोला जाता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब बात आती है अपन के कि इसमें देखो पदार्थ ए पदार्थ बी, दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, इसकी क्रिया यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दूं, ठीक है, तो बेटा निर्माण होगा अपन के CaCO3 का, ठीक है, और प्लस एक निर्माण होगा बेटा H2O का, ठीक है। ये अपन के सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस है, जल क्या होता है बेटा, लिक्विड है, ठीक है। और ये जो विलयन बनेगा ये क्या बनेगा अपन के एक्वा रूप यानी जलीय विलयन बनेगा, और इसमें आपको पता है बेटा साथ साथ में उष्मा भी निकलती है। आपने देखा होगा जब चूने को अपन जल के अंदर भिगोते हैं तो भिगोने से क्या होता है कि उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, और एक अपन को विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन को अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा बुझा हुआ चूना, ठीक है। फिर बात आती है अपन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस बुझे हुए चूने को अपन यदि किसी दीवार पे सफेदी करने के लिए अपन उसका लेपन कर दें दीवार के ऊपर, ठीक है, तो दीवार पर लेपन करने के बाद में क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है, ठीक है। इससे क्रिया करने के बाद में क्या होता है कि अपन को एक प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि उस दीवार के ऊपर जो सफेद कलर की जो पपड़ी प्राप्त होती है, एक परत जम जाती है, पतली परत, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद में आपको पता है जैसे ही हवा चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करेगी, तो दीवार जो पहले गीली थी, जो भीगी हुई थी, किसके कारण, बुझे हुए चूने के कारण, ठीक है, वो धीरे धीरे सूखेगी, सूखेगी इसका मतलब क्या है, उसमें से जल बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये मैंने जल बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये वाष्प के रूप में निकल रहा है बेटा बाहर, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक पतली परत बनी, इसका मतलब ये सॉलिड रूप में आ गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, गैस होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या अपन के एक्वा है यानी जलीय विलयन है, ठीक है। इस विलयन को अपन को दीवार पर सफेदी करने के लिए, क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई दीवार पर सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो वो है अपन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मैं लिख देता हूं, विलयन को दीवार पर सफेदी करने के लिए, ठीक है, ये हो गया अपन के दीवार पर सफेदी करने के लिए, ठीक है। और जो अपन के पतली परत प्राप्त हुई इसको अपन पतली परत बोलते हैं, ठीक है। ये जो पतली परत है ये बेटा अपन के दीवारों में चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं दीवारों में चमक, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई दीवारों में जो चमक है, ठीक है, सफेद कलर की, वो किस कारण होती है, कौन सी अभिक्रिया के दौरान होती है, तो बेटा आपको ये अभिक्रिया लिखनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। और इसको बोला जाता है बेटा सफेद, जो चमक है वो सॉरी सफेद कलर की होती है, ठीक है। और इसको संगमरमर भी बोला जाता है, ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार संगमरमर का क्वेश्चन अपन के सूत्र पूछ रखा है, तो संगमरमर का जो सूत्र है वो रहेगा CaCO3, ठीक है। तो ये होती है बेटा संयोजन अभिक्रिया। कुछ अपन एक दो अभी और प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले देखो आप दो पदार्थ मिल रहे हैं, तीसरे पदार्थ का निर्माण है, जरूरी नहीं बेटा कि पदार्थ अपन के एक ही बने, पदार्थ एक से अधिक भी बन सकते हैं, और अपन के पदार्थ एक से अधिक भाग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो ये होती है अपन के संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कोयले का दहन। सेकंड एग्जांपल है अपन के, पहला तो हो गया अपन के कैसे यानी चूने को अपन ने जल के अंदर भिगोया, फिर उसकी दीवार के ऊपर सफेदी करी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ, ठीक है। दूसरी चीज है अपन के कोयले का दहन, कोयले का दहन, ठीक है। कोयला यानी कार्बन, ठीक है, यानी कि बर्निंग कोयल,
कॉल, बर्निंग कॉल, ठीक है। इसमें जैसे अपन के कार्बन है वो सॉलिड रूप में होता है बेटा, ठीक है, लकड़ी के अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, वो ठोस अवस्था में होती है लकड़ी। अब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, क्योंकि आपको पता है प्रकृति के अंदर जो जलाने में जो सहायक गैस होती है वो होती है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल नहीं सकती, ठीक है, और इससे अपन को प्राप्त होता है CO2, ठीक है। ये CO2 भी गैस ही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस ही है, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा अपन के, जैसे दो यौगिक मिलकर, दो पदार्थ मिलकर, दो कंपोनेंट मिलकर, दो अवयव मिलकर, दो घटक मिलकर, ठीक है, इसका निर्माण कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी अपन की क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। और एक होती है बेटा, ये तो गए नंबर एक। दूसरा है अपन के, जैसे H2 व O2 से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। H2 अपन के गैस है, वे O2 वो भी गैस है, से जल का निर्माण, ये भी अपन के एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार हो गया अपन के संयोजन अभिक्रिया यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्म, ठीक है, H2 एंड O2, कहने का मतलब है H2 O2 से जल का निर्माण, ठीक है। तो इसका रहेगा बेटा अपन के जो अभिक्रिया है 2H2 प्लस O2 यानी 2H2O, ठीक है। इसमें दो यौगिक मिलकर क्या कर रहे हैं, अपन के नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गई अपन के संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात आती है बेटा अपन के संयोजन अभिक्रिया में, मैंने एक चीज बोली थी कि अपन पढ़ेंगे उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या होता है कि उष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, तथा मिश्रण क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे अभी अपन ने जो चूना था, ठीक है, उस चूने को जल के अंदर भिगोया, भिगोने से क्या होता है कि बेटा उस चूने का जो पानी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। उष्मा सेपी का मतलब क्या होता है कि उष्मा का उसमें से बाहर निकलना, ठीक है, वो चीज क्या होती है अपन के उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप नंबर एक, उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। और उष्मा सेपी अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया का मतलब है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया में से अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, उसमें से उष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। तो इसकी मैं पहले परिभाषा लिखता हूं, ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, तथा मिश्रण गर्म हो जाता है, मिश्रण गर्म हो जाता है, उन्हें उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बेटा अपन के उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले, ठीक है। तो देखो उदाहरण के अंदर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि उष्मा सेपी अभिक्रिया कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन, ठीक है। अब प्राकृतिक गैसें जैसे मेथेन हो गई, मेथेन होती है बेटा प्राकृतिक गैस, और मेथेन आपको पता है ये जो अपन के एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी गैस होती है, ठीक है। अब वो गैस, ठीक है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, जब अपन गैस को जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने से आपको पता है कि जब यदि कोई चीज जल रही है तो जलने से क्या होती है, उसमें से
उष्मा बाहर निकलती है भाई, उत्पाद बनने के साथ साथ में क्या निकलती है भाई, उष्मा भी तो निकलती है ना बाहर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जल भी, क्योंकि लिक्विड रूप में है गैस, ठीक है भाई। एलपीजी के अंदर जो गैस सिलेंडर उसमें किस रूप में है, द्रव रूप में है, ठीक है। और द्रव रूप में इसका मतलब क्या, लिक्विड रूप से किस में जा रही है अपन के, गैस रूप में चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस यानी CH4 जो अपन के गैस है, ठीक है, द्रव अवस्था में है, इसको अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो अपन को प्राप्त होगी एक तो CO2, एक अपन के H2O, CO2 भी गैस है, H2O भी क्या है, गैस रूप में बाहर निकल जाएगी, प्लस इसमें से क्या निकलेगी बेटा, उष्मा निकलेगी, ठीक है। और उष्मा को अपन को तीर से इस प्रकार दर्शाना है, यानी बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये होती है अपन के प्राकृतिक गैसों का अध्ययन, इसको बोला जाता है उष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं लगभग सारी क्या अपन के उष्मा सेपी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो उष्मा सेपी अभिक्रिया के अंदर। दूसरी चीज है अपन के कि भाई श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट है श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार क्वेश्चन आ रखा है, या श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, ठीक है। श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है। किस प्रकार, क्योंकि जब अपन देखो भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ में सभी प्रकार के पोषक तत्व भी अपन ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो आपको पता है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, जल है, ये सारे के सारे क्या है अपन की पोषक तत्व है, ठीक है। अब इन पोषक तत्वों को अपन ग्रहण करते हैं तो साथ साथ में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को भी अपन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट अपन के शरीर में जाता है तो उसका विघटन होता है, वो अंदर जाकर टूटता है, तो टूटने से किसका निर्माण होता है बेटा, ग्लूकोज से, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, क्योंकि देखो अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने से क्या होगा कि जो अपन के श्वास है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, फेफड़ों में, और फेफड़ों से क्या हो रही है, पूरे शरीर के जितने भी रक्त है, ठीक है, रक्त की कोशिकाएं हैं उसमें घुल जाती है वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, अपन के उस ग्लूकोज से क्रिया करेगी, ठीक है। और जब ग्लूकोज से क्रिया करेगी तो आपको पता है अपन के उसमें किसका निर्माण होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, दूसरा जल का निर्माण होगा जो अपशिष्ट रूप से बाहर निकल जाता है मूत्र के रूप में, ठीक है। और एक शरीर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी अपन के खेल वगैरह खेलते हैं खिलाड़ी, ठीक है, तो वो ऊर्जा लेने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपन के ग्लूकोज का सेवन करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ग्लूकोज का सेवन करेंगे, और वो ग्लूकोज जो अपन के शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है, वो अपन के शरीर के अंदर जाने के बाद में क्या होता है बेटा कि रक्त के अंदर जितनी भी घुली हुई ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके हमारे शरीर को क्या आती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन, जो इसकी रिएक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है श्वसन एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है किस प्रकार, तो उसको इस प्रकार समझाना बेटा। देखो पहले तो अपन को इसके अंदर रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन है जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को बोला जाता है C6H12O6, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा ग्लूकोज, ठीक है। ये अपन के जो शरीर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो इसको अपन ने ले लिया 6O2, यानी ये अपन के ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये भी बेटा एक्वा रूप में, ध्यान रखना एक्वा रूप क्यों है, क्योंकि ये अपन के शरीर के अंदर घुली हुई है और ग्लूकोज तो ऑलरेडी लिक्विड रूप फॉर्म में है, ठीक है। तो दोनों जब मिलेंगे तो एक तो निर्माण होगा बेटा 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, प्लस एक निर्माण होगा बेटा 6H2O का, और एक अपन के शरीर को प्राप्त होगी ऊर्जा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। CO2 गैस है तो G लिखा है मैंने, लिक्विड H2L है यानी लिक्विड लिखा है, प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है तो इसका मैं आपको लिख के दे देता हूं बेटा, ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम के अंदर एज इट इज इसको उतार देना है, ठीक है। तो ये रहेगा अपन के भोजन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, उपयोग
करते हैं पाचन क्रिया के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की रक्त कोशिकाओं में घुली हुई ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, ठीक है। ये दूसरा उदाहरण हो गया बेटा। अब तीसरी चीज है, एक उदाहरण और है कि जो आपको पता है, जब अपन घर के अंदर, सबके घर में नॉर्मली घरेलू कचरा तो होता ही है, जैसे साग सब्जी का कचरा वगैरह, ठीक है। इन्हें साग सब्जी को अपन क्या करते हैं, कई अपन कूड़े के ढेर में डाल देते हैं, ठीक है। तो कूड़े के ढेर में डालने से क्या होता है कि कुछ दिनों बाद में वो जो अपन के कूड़ा कचरा जो अपन ने डाला है वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और वो जो खाद के रूप में परिवर्तित हो रहा है, उसको जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन उसको जलाएंगे, ठीक है, तो उससे भी अपन क्या है, अपन को ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी उसमें से भी ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या अपन के ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको आपको किस प्रकार लिखना है कि जो साग सब्जियां हैं, यानी वनस्पति द्रव्य बोल सकते हो, इसको वनस्पति पदार्थ बोल सकते हो, का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होता है, अपन के ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, साग सब्जियां यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये होती है बेटा संयोजन अभिक्रिया और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ठीक है। एक मिनट इसको देखते अपन कि इस टॉपिक को बेटा अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। विजिट अगेन, थैंक यू।